वक्फ का बिल पास हुआ है। आप एक मुस्लिम लीडर हैं बीजेपी से, आपका इस पे क्या विचार? मैं मानता हूं कि जो लश्करे लूट थी उसकी लंपट छूट पर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक है। ये उसके बाद भी जो ये मदरसा सिस्टम है, आपको लगता है कि दैट ये होना चाहिए? मदरसों से आप मौलाना निकालते हैं, लेकिन जो आप फॉर्मल एजुकेशन है, सिर्फ मदरसे की एजुकेशन करेंगे तो क्या करेगा, कौन नौकरी देगा भाई आप बताओ। सबको समान अधिकार क्यों नहीं दे दिया जाता? क्यों ये माइनॉरिटी, ये क्यों बनाया गया है? कि माइनॉरिटी कौन है? माइनॉरिटी 1% वाला होना चाहिए, आधे % वाला होना चाहिए, 0% वाला नहीं, कौन होना चाहिए? ट्रिपल तलाक का जो आया, इस पे आपका क्या कहना है? वो जो एक क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत थी, उसको करेक्ट करने के लिए कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। हिंदुस्तान ने उस वक्त कहा हमारा देश पंथ निरपेक्ष देश होगा। ये मुसलमानों के कारण नहीं हुआ है। उस वक्त के जो हिंदू समाज था उसने ये तय किया कि नहीं, हम पंथ निरपेक्षता के रास्ते पे चलेंगे, पाकिस्तान जो भी करना चाहे करे। मोदी जी क्या देश में हिंदुज्म को प्रमोट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। कुंभ हुआ, कुंभ में हजारों करोड़ रुपए का सर ये आयोजन करा गया था। अब हज होता है, उसमें भी जो है वो अरबों खरबों रुपए खर्च होता है। वो कहता है कि धर्म के नाम पर, तो हमारे यहाँ जो है वो फिर अधर्म के नाम पे काम होना चाहिए क्या? बीजेपी ने गोदी मीडिया को खरीद रखा है। कुछ एंकर तो ऐसे हैं कि सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं आपके लिए अमेजिंग पॉडकास्ट लेके आता रहता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे पॉडकास्ट बनाने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी प्रोत्साहन देता है आगे बढ़ने के लिए। आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दैट इज द प्रतीक शो क्लिप्स, जहां पर हम पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स डालते रहते हैं ताकि आपको शॉर्ट फॉर्म में अच्छी इन्फॉर्मेशन डिलीवर हो जाए। सो जो आज का पॉडकास्ट होने वाला है वो पॉलिटिकल पॉडकास्ट होने वाला है और उसके लिए हमने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करा है, दैट इज आवर फॉर्मर मिनिस्टर श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी को, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं। तो आज उनके साथ हमने चर्चा करी है इंडिया में चल रही माइनॉरिटीज की सिचुएशन के ऊपर, वक्फ बिल के ऊपर कि वक्फ बिल पे उनकी क्या राय है, और उसके अराउंड चल रही सारी कंट्रोवर्सीज के ऊपर हमने चर्चा करी है। बीजेपी पर लगते कंटिन्यूअस एलिगेशंस और उस पर हमने उनसे उनका नजरिया मांगा है कि उस पर वो क्या कहते हैं और आज की चल रही पॉलिटिक्स पर उनका क्या व्यूज है। उन्होंने कुछ बातें बताई हैं जिससे आप भी बहुत कुछ सीख सकते हो अगर आपका पॉलिटिक्स में जरा सा भी इंटरेस्ट है। और इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाला है उनकी इंस्पायरिंग पॉलिटिकल जर्नी के कुछ खास किस्से जो एक्सक्लूसिवली आज इस पॉडकास्ट में आप सुनोगे। तो आज का पॉडकास्ट काफी नॉलेजेबल भी रहेगा और काफी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिलेंगे, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चंस रखे हैं जो आम इंसान के क्वेश्चन होते हैं, एक कॉमन मैन पूछना चाहता है एक नेता से, तो मैंने सारे वही क्वेश्चंस रखे हैं। तो इस पॉडकास्ट में बने रहिए, इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं मिलता हूं सीधा आपको पॉडकास्ट के अंदर। टिल द टाइम पॉडकास्ट को कंप्लीट करें, and you are watching the Prateek Show and you are watching Shri Mukhtar Abbas Naqvi. सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मोस्ट वेलकम है आपका मेरे शो में। बहुत बहुत एंड सर, इस शो का पर्सपेक्टिव यही है कि दैट हम ऑडियंस को कुछ बेटर सिखा सकें, कुछ बेटर नॉलेज दे पाएं अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। बहुत अच्छा है प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास है प्रतीक जी, बहुत अच्छा। कोशिश करेंगे सर हम कुछ इस पॉडकास्ट से कुछ व्यूअर्स को कुछ दे पाएं एंड उनको कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिले आज के पॉडकास्ट से, जरूर करंट मुद्दों के ऊपर। जरूर जरूर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। एंड मैं चाहूँगा सर, आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, मैं चाहता हूँ आप उस पर रोशनी डालें। एंड कुछ क्वेश्चंस ऑडियंस की तरफ से मेरे पास आए, तो वो सारे क्वेश्चंस भी मैं आपके सामने पुट ऑन करूँगा जरूर। और चाहूँगा कि आप उस पर उत्तर दें एक जनप्रतिनिधि की तरह। तो पहला क्वेश्चन सर यही है, अभी करंट में वक्फ का बिल पास हुआ है एंड वक्फ बोर्ड पे काफ़ी हल्ला मचा, काफ़ी इस चीज़ पर लेकर क्रिटिसिज्म मिला बीजेपी को। एंड आप एक मुस्लिम लीडर हैं बीजेपी से, आपका इस पे क्या विचार है ऑन द? देखिए, जो वक्फ का अभी जो एक्ट का जो है संशोधन हुआ है, जो अमेंडमेंट हुआ है, मैं मानता हूँ कि जो लश्करे लूट थी उसकी लंपट छूट पर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक है। ये अब मैं इसलिए कह रहा हूँ लश्करे लूट की लंपट छूट पर सर्जिकल स्ट्राइक है कि अगर आप देखें जो वक्फ का प्रेजेंट सिस्टम था उसकी असंवैधानिक अराजकता, उद्दंडता जो है वो पराकाष्ठा पे थी। उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के फ्रेमवर्क में लाना,
ये जो है वो वक्त के लिए भी अच्छा है और वक्त के लिए भी अच्छा है, क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया था कि वक्त के पूरे सिस्टम को टच मी नॉट बना दिया था, जमीन के कानून को आसमानी किताब बना दिया था, और ऐसा दिखाने की कोशिश करते थे कि अगर इसको आप छुई मुई है, अगर आपने छू लिया तो जो है वो आप जल जाओगे। तो इसलिए मैं मानता हूँ ये सुधार जो है वो मुल्क के लिए भी अच्छा है और जिस मजहब से जुड़ा हुआ इशू है उसके लिए भी अच्छा है। सर वक्फ की जरूरत क्या थी, ये बनाया क्यों गया, व्हाट इज द रीजन? देखिए वक्फ का जो है वो अभी कोई अभी आज की बात नहीं है। आपको मैं बताऊं 1895-96 में जो ये प्रीवी काउंसिल थी ब्रिटिश सरकार की, उस प्रीवी काउंसिल ने कि उसकी जुडिशियल कमेटी थी, उसकी एक जजमेंट हुआ इसी वक्त के सिस्टम को लेकर। राइट। और उस जजमेंट में उसने लिखा कि ये जो सिस्टम है वक्त का सिस्टम वो सर्वाधिक बुरा और हानिकारक है, और उसके अलावा कहा कि अवैधानिक है। तो उसको लेकर के जब जजमेंट हुआ तो कई देशों ने, जो उस वक्त ब्रिटिश में केवल भारत ही नहीं था बल्कि कई देश उसके अंदर आते थे, उन्होंने अपने देश में सुधार किया। लेकिन भारत में जिन्ना एंड कंपनी थी उस समय, कुछ और कट्टरपंथी लोग थे, उन्होंने एकजुट होकर के इसके खिलाफ एक अभियान और आंदोलन शुरू कर दिया। बाद में उसका नाम दिया खिलाफत आंदोलन। हम भी बचपने से समझते थे खिलाफत आंदोलन मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम था, जबकि वास्तविकता थी कि खिलाफत आंदोलन जो है वो जो टर्की के जो है वो खलीफा था अतातुर्क, उसकी जो है वो खिलाफत की रक्षा के लिए आंदोलन हो रहा था। लेकिन उसमें वक्फ का तड़का लगा दिया गया था। तो वक्फ के तड़के की वजह से जो है वो फिर उस वक्त अंग्रेज़ों ने मिलजुल करके जिन्ना से जो है वो साठगांठ करके जो है वो एक शायद 1913 या 14 में एक वक्फ वैलिडेशन एक्ट बना। उसके बाद वो 23 में जो है वो मुसलमान वक्फ एक्ट बन जाता है, फिर बाद में जो है वो शरीयत लॉ बन जाता है जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बाद में कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई और उसने जो है विभाजन का बीज बोया और विभाजन की विभीषिका देश ने देखी। तो मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत दिनों से कुछ जो निहित स्वार्थी लोग हैं उनकी ये कोशिशें रही हैं, लेकिन ये सुधार जो उसके बाद भी 3-4 हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन वो अमेंडमेंट जो है वो उस समय जो जिन्ना के टाइम का था 1913 से लेके या 23 का जो एक्ट था लगभग उसी की कॉपी पेस्ट जैसा था। तो इसीलिए ये मोदी जी के समय में जो हुआ है, मैं मानता हूँ कि ये जो है वो आस्था के संरक्षण और व्यवस्था के सुधार का ये कानून है। इसीलिए मोदी जी के लिए कहते हैं ना, वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहावदारों के। तो जो धारा चल रही थी उसकी बहाव को बदल करके सुधार के रास्ते पे देश चल रहा है। ये जो वक्फ बोर्ड था सर, इस पे अपोजिशन बहुत नाराज है। अपोजिशन का कहना है कि तो भाई ये तानाशाही है, आप कुछ भी कर सकते हैं कि आप, अगर आपके हाथ में देश की डोर है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप ये बदल देंगे, आप कभी नाम बदल देंगे, आप कभी कुछ भी कर सकते हैं। ये एक हिंदू राष्ट्र बनाने की एक साजिश है, माइनॉरिटीज़ को दबाने की एक साजिश है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि संसद में तो चुप्पी थी बहुत से लोगों की इसमें, और सड़क पे चुहल कर रहे हैं। अब क्या हुआ है कि इनकी जो है वो संसद के अंदर तर्कों की कंगाली ने सड़क पे इन्हें कुतर्कों का मवाली जैसा बना दिया है, और उसी का नतीजा है कि आप हिंसा को प्रश्रय दे रहे हैं, अराजकता को प्रश्रय दे रहे हैं, हुड़दंग हो रहा है उसको जो है वो आप प्रमोशन दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये चीज़ें हैं एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त के अमेंडमेंट से जो है वो जो चोट किसको लगी है, चोट लगी है जो लश्कर तबाही है, और चीख कहाँ निकल रही है, लश्कर तुष्टीकरण की। तो जो चोट लगी है लश्कर तबाही की को, और चीख निकल रही है लश्कर तुष्टीकरण की। उस तुष्टीकरण वाले जो है सभी इकट्ठा होकर के कर रहे हैं कि इनको लगता था कि इन्होंने जो वक्फ के पूरे लूट के छूट का लाइसेंस दे रखा था, और उस लाइसेंस पे जो है वो अब नाकेबंदी हो गई। उस लाइसेंस की नाकेबंदी से इस जो लूट लाट साहब लोग हैं उनकी जो है वो इकट्ठा हो गए हैं इस वक्त, लामबंदी हो गई है उनकी। अच्छा सर, एक चीज़, जितने ये लॉज हैं जो मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो या फिर वक्फ बोर्ड आया, ऐसे कई सारे जो लॉज बने हुए हैं, एक्चुअली बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उधर भी ये चीज़ें नहीं हैं अब, बट इंडिया में काफ़ी टाइम से चलती आ रही हैं। और जब बीजेपी या फिर कोई करंट गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले रही है
तो मुस्लिम की बहुत बड़ी एक कम्युनिटी है जो इससे नाराज़ भी है, और बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसको फ़ायदा भी हो रहा है, वो खुश भी है। ट्रिपल तलाक का जो आया, जो इम्प्लीमेंट हुआ था सर, इस पे आपका क्या कहना है? दैट मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा हुआ। इस पे ग्राउंड रियलिटी पे आपको क्या लगता है, मुस्लिम जो औरतें हैं देखिए वो खुश हैं? देखिए हमारा देश जो है वो कोई पहली बार तो सुधार कर नहीं रहा है। हुँ, सामाजिक सुधार की दिशा में देखें, आर्थिक सुधार की दिशा में देखें, और भी जो सुधार हुए हैं, हुँ, प्रशासनिक सुधार हैं, वो लगातार होते रहे हैं। हम मोदी जी की सरकार में भी हुए हैं और उससे पहले भी हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पहले नहीं हुए हैं, एक हुँ, चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो ट्रिपल तलाक था, वो जो एक क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत थी, उसको करेक्ट करने के लिए था। राइट। और उसको जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में ला करके करेक्ट किया गया है। उसमें कितनी कमी आई, कितनी कमी नहीं आई, वो एक बहस का विषय है। हुँ, दूसरी चीज़ ये कि जो मुस्लिम कानून नहीं कह सकते। देखिए कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट बनाती है, संसद, देखिए देश जो है वो संविधान से चलता है, यहाँ शरीयत से तो नहीं चलता। बिल्कुल, तो जो पार्लियामेंट बनाती है वो मुल्क का कानून होता है, मुसलमानों के लिए कानून नहीं होता। राइट, जैसे वक्फ वाल का भी कानून जो है मुसलमानों के लिए कानून नहीं है, वो मुस्लिम मुल्क के लिए कानून है। बिल्कुल। और मुल्क के लिए जो है वो मुल्क का भी भला होगा और उस मज़हब का भी भला होगा जिससे उसको तो जुड़ा होगा वो। हुँ, तो मैं मानता हूँ कि इसको लेकर के जो कुछ लोगों की हमेशा एक कोशिश रहती है कि हर संवैधानिक सुधार पर सांप्रदायिक वार करो। हुँ, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो है वो चोला और जो है वो झोला लेकर के और माहौल ख़राब करना, देश में बिखराव टकराव का एक माहौल खड़ा करना, ये कोशिश रहती है। मुझे लगता है इस बार वो सफल नहीं होगी। सर इलेक्शंस के टाइम पे अक्सर देखा जाता है हिंदू मुस्लिम जो कम्युनिटीज़ हैं, इन पे डिबेट होती है, इन पे डिबेट कराई जाती है। नेता ये फ्रैक्शनल डिफरेंसेस पैदा करते हैं इन लोगों के बीच में। इस पर आपका क्या कहना है? बिकॉज़ जनता तो एक ही है, रिलीजन्स देखो भले ऐसा है अलग-अलग हों। कि और भी गम है ज़माने में हिंदू मुस्लिम के सिवा, तो इसलिए जो है वो ज़माने में तमाम तरह के और भी इश्यूज़ हैं। हुँ, और मुझे नहीं लगता कि केवल एक सीमित इशू के आधार पर ही जो है वो कोई आकलन होना चाहिए। हुँ, एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि आप अगर देखें तो बहुत सीमित लोग हैं जो अराजकता और उद्दंडता पर यकीन करते हैं। मैं तो कभी यकीन नहीं करता। जैसे अब आज मैं पढ़ रहा था कि जय श्री राम किसी ने कहा तो उस पे विवाद हो गया। हुँ, देखिए जो जय श्री राम नारा है वो कोई मजहबी नारा नहीं है, ये मुल्क का नारा है। मैं बचपने से मैं गाँव में देखता था राम राम जी, हुँ, राम राम जी करते हुए रहता, और राम राम जी जो है वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कुछ कोई भी। कोई ईसाई, सब उसका राम राम करके जवाब देता था। हाँ, ये मेरा मानना है कि जय श्री राम जो है वो गला दबा के नहीं, गले लगा के होगा। राइट। अगर कुछ लोग क्या कहें कि हम ये कहेंगे तो तुम्हें जो है ये कहना है तो हम गला दबा देंगे। हुँ, नहीं, कोई भी चीज़ जो है वो गला लगा के हो सकती है, गला दबा के नहीं हो सकती। बिल्कुल। एक चीज़ है एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में एक बहुत बड़ी, अगर आपको कहूँगा तो प्रॉब्लम है। माइनॉरिटीज़ उस पे जितनी भी माइनॉरिटीज़ जो कम्युनिटी हैं, उनका कहना है कि सरकार माइनॉरिटी के लिए डिफरेंसेस करती है। उनको उनको आरक्षण नहीं दे रही है सही से, उनके लिए चीज़ें नहीं कर रही है सही से। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे क्या व्यवस्था की है। हुँ, कम्युनल आधार पर किसी भी तरह के कोटे की पाबंदी है। राइट। धर्म के आधार पर किसी भी कोटे की पाबंदी है। अभी ये एक कांग्रेस की सरकार ने, इससे पहले भी बीच बीच में होता रहता है कि कोटे के लोटे से आरक्षण की अफीम चटाओ और वोट का अपहरण कर लो। हुँ, ये होता रहता है। अभी किसी ने कहा कि साहब कोटा ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में भी कोटा हमने कर दिया। हुँ, तो ये तो शुद्ध रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की कोशिश है कि आप जो है वो, एक तो आप मजहबी आधार पर कोटे की बात कर रहे हैं, उसके बाद मजहबी आधार पर कॉन्ट्रैक्ट की भी बात कर डाली आपने। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है वो ना तो कई बार कई राज्यों ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने उसको जो है वो ख़त्म कर दिया, उसको रोक दिया। राइट। सर आप मैंने आपके बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने पढ़ा आप ऑथर भी हैं, आपने किताबें भी लिखी हैं, आप लिखते भी हैं। ये शौक आपके अंदर कैसे डेवलप देखिए हुआ? मैं शुरू से ही लिखने पढ़ने का मेरा एक शौक़ रहा है। तमाम जो है वो जो ज्वलंत घटनाएं हैं उसको भी लिखता रहता हूँ। हुँ, उसके अलावा जो है फ़िक्शंस वगैरह से संबंधित कुछ नावलें हैं मैंने, जैसे कि राजलीला एक लिखी थी, वो काफ़ी अच्छी पॉपुलर हुई थी। और उसके अलावा जो है वो
दंगे से संबंधित एक हम्म। थी, उस कई ऐसी थी, साइबर सुपारी थी, वो कई और इस तरह की लिखते रहते हैं। अच्छा, मतलब ये आपको एक लिखने पढ़ने का शौक। हाँ, जब भी टाइम मिलता है तो उस टाइम पे मैं कोई इस पे गेम नहीं खेलता। जो है वो आजकल मोबाइल पे गेम होता है, तो वो गेम नहीं खेलता। हमारे भी कई साथी देखता है, मेरे फ्री हो गए खेलते रहते हैं, वो नहीं। मैं उस उँगली का इस्तेमाल जो है लिखने में और लेखनी में करता हूँ। अच्छा सर, मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा आप 1975 में ही पॉलिटिक्स में आ गए थे। एंड 1975 में जब आप पॉलिटिक्स में आए तो आपकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, जी। 17 ईयर्स की एज में। हाँ, बिल्कुल प्रतीक जी, मैं क्या है कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं जो है वो बहुत शुरू से ही उस वक़्त जो है वो हिंदुस्तान के क्रांति के दूसरे जो है वो आज़ादी की क्रांति चल रही थी। इमरजेंसी श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाई, उसके बाद जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति आंदोलन हुआ। हम्म। तो हम लोग कॉलेजेस में थे, तो इस कॉलेज से, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, यूथ उस आंदोलन में कूद पड़े थे। जैसे कभी आज़ादी के आंदोलन में भी लोग कूदे थे। तो काफ़ी यातनाएँ भी हम लोगों को झेलनी पड़ी, जेल भी गए जेल भी जाना इमरजेंसी पड़ा। में। तो एक तरह से वो शुरुआत हुई है, और उसके बाद जो है वो फिर कारवां बढ़ता चला, और लोग मिलते ही रहे, तो फिर जुड़ता गए, घट आगे आगे बढ़ते गए, फिर चुनाव लड़ा भी, हारे भी, जीते भी, सारी चीज़ें हुई। जीत और हार से आप क्या सीखते हैं जिंदगी में सर? कई बार आपको बहुत अच्छी जीत भी मिली है, कई बार हार का भी सामना करना पड़ा है। जीत और हार से आपने क्या सीखा अपनी देखिए, लाइफ मैं मानता हूँ कि कोई भी जीत किसी भी क्षेत्र में जो है वो चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो, में? राइट। जो है वो हर जीत और हार सबक और संदेश होती है। क्या बात है। और जीत का जहाँ अपना जो है वो ग्लैमर होता है, हम्म। वहीं हार का अपना ग्रेस होता है। राइट। मतलब कभी-कभी मैं देखता हूँ कि जहाँ हार हुई तो उसके बाद कुछ लोग जो है उस पे कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने लगेंगे, कभी कहेंगे साहब ये पिच ठीक नहीं थी, हम्म। तो कभी कहेंगे कि जो है वो ये जो है वो माहौल हमारे जो है वो विपरीत नहीं था, मौसम ठीक नहीं था, ये सारी चीज़ें। तो जीत का अपना ग्लैमर है, लेकिन हार का ग्रेस है। जो आदमी व्यक्ति या जो भी इस व्यवस्था हम्म। जीत को ग्लैमर के साथ-साथ हार के ग्रेस की हकीकत को समझेगी, वो कभी भी जो है वो हताश और निराश नहीं हो। जब आप जनप्रतिनिधित्व करते हैं लोगों के लिए, आप जब लोगों के लिए खड़े होते हैं, जब आप लोगों के लिए पार्लियामेंट में काम करते हैं इन पॉलिटिक्स सर, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या रहता है फॉर लाइफ? देखिए, मैं आपको बताऊँ प्रतीक जी, मेरा ये सौभाग्य है, इतनी कम एज में, मैं कम ही एज कहूँगा कि 60s में कोई वो नहीं होता। मैं अटल जी की सरकार में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर था। राइट। इन पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री देखी मैंने। उसके अलावा जो है मोदी जी की दोनों सरकार में मैं कैबिनेट में मिनिस्टर था, पार्लियामेंट्री अफेयर भी देखता था। राइट। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि लगातार जो है वो पार्टी में भी और सरकार में भी राइट। जो है वो हिस्सेदारी, भागीदारी करने का मौका मिला। लेकिन मैं एक जो भी पॉलिटिकल फील्ड में लोग हैं, क्योंकि राजनीतिक, देखिए पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। राइट। फैक्ट ये है कि जो है वो जनतंत्र में जो है वो लोकतंत्र में जो है वो राजशाही नहीं चलती, ये बात सही है। लेकिन उस समय के जो राजा महाराजा थे, लगभग उसी का जो है वो आज जो है वो जनता चुन करके अपना राजा तय करती है और राइट। उसके वजीर तय होते हैं। राइट। तो किसी को भी देखिए, अहंकार जो है वो सबसे बड़ी बीमारी है। आपका अहंकार आपको खाता है, बिल्कुल। और अहंकार जो है वो अ, एक बीमारी है, वो स्वाभाविक होती है। वो जो है वो आपको प्रसिद्धि मिली तो अहंकार हो जाता है, पद मिला तो अहंकार हो जाता है। ये जो है ये उसी के साथ आपका जो है वो पद और प्रसिद्धि जो है वो अहंकार दीमक की तरह उसको खा के ख़त्म कर देती है। इसलिए जो है वो कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। और जो लोगों से जुड़े हुए सरोकार हैं, हम्म। जो जिसे कहते हैं जन सरोकार, राइट। उन जन सरोकार के प्रति आपकी एक तो आप जो है वो ईमानदार होइए, और दूसरी उसकी समझ होनी चाहिए। खाली ईमानदार से हवा हवाई भाषण कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो नहीं मतलब है उसका। आपको ज़मीन की हकीकत का एहसास होना चाहिए। बिल्कुल। ऑफ कोर्स। एक क्वेश्चन है, आज आप मेरे सामने, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ सर। जब कोई नेता बनता है, जब कोई मंत्री बनता है, तो इस देश में हर चीज़, किसी भी प्रोफेशन को आप चूज करते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। एंड
ऐसा बोला जाता है कि राजनीति में उतरने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। हाँ, ये देखिए एक है बात, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारा जो लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और सबसे पुराना इसलिए नहीं कहूँगा कि अमेरिका का सबसे पुराना है। राइट। हमारे देश में लिटरेसी रेट जिस वक़्त हमें लोकतंत्र मिला, उस वक़्त जो है वो बहुत नगण्य थी, और ख़ास तौर से गाँव में, गरीबों में तो बहुत कम थी। बहुत कम आज तो ऊपर वाले के मेहरबानी से जो है वो लिटरेसी रेट बढ़ी है, लोगों में जो है वो शैक्षिक योग्यता बढ़ी है। उस वक़्त जो है अगर आप एजुकेशन का उसमें कोई बैरियर लगा देते, तो जो आपका रिप्रेजेंटेटिव चुन करके गाँव से आता, वो आप फिर बहुत ही पढ़े लिखे में चुनना पड़ता, तो फिर आपको कोई बहुत बड़े आदमी का व्यक्ति, उनका लड़का, उनके परिवार का ही मिलता आपको। राइट। गांव का जो है वो उस समाज का नहीं मिलता, जो समाज की गरीबी से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा था, अशिक्षा से जूझ रहा था। लेकिन अब मेरा मानना है कि अब वक्त बदला है। आज जो है वो हम आज़ादी का अमृत काल में चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप ग्रेजुएशन कर दो या आप पोस्ट ग्रेजुएशन करो, लेकिन इस क्षेत्र में भी कुछ जहाँ पर चुनाव सुधार कई हो रहे हैं, अभी एक देश एक चुनाव की बात भी चल रही है, तो उसमें ये होना चाहिए कि कुछ एक एजुकेशन फिक्स की जानी चाहिए कि जो असेंबलीज में, पार्लियामेंट में, ठीक है आप एजुकेशन पंचायतों में मत करिए, आप लोकल बॉडीज में भी मत करिए, लेकिन असेंबलीज और पार्लियामेंट में होना जो है वो कुछ एजुकेशन होनी चाहिए। कुछ मतलब प्राथमिक एजुकेशन तो कम से कम होनी चाहिए, अप टू आप हाई स्कूल कम से कम हो, ही नहीं हो तो इंटरमीडिएट हो, कुछ तो हो। क्योंकि ये अब सवाल उठता है, ये हम उस वक्त जो था, जो सोच थी हमारे संविधान निर्माताओं की, या उस समय जो सोच हमारे व्यवस्था की थी, वो ठीक थी। लेकिन आज जो है आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है, 75 साल हो गए भैया। बिल्कुल। सर, जो अभी आपने बोला एक देश और एक चुनाव, ये वेस्टर्न कंट्रीज में काफ़ी जगह इम्प्लीमेंटेड है, एंड अब सरकार चाहती है कि दैट इंडिया में भी इम्प्लीमेंटेड हो। क्यों? रीज़न वाई दैट, ये क्यों होना चाहिए? इसके फ़ायदे क्या होंगे? देखिए ऐसा है कि आप देखिए प्रतीक जी, 70 खासतौर से 70 के दशक से पहले लगभग एक देश एक चुनाव था, खासतौर से असेंबली और पार्लियामेंट का। हाँ। मतलब पार्लियामेंट और असेंबली एक साथ हुआ करती थी। राइट। जो वोट करने जाता था, 2 बैलेट पेपर मिलता था उसको, एक असेंबली के लिए देता था और एक जो है पार्लियामेंट के लिए देता था। उसके बाद जो है वो कांग्रेस का बीच में जो है वो तमाम इमरजेंसी वगैरह हुई, सरकारें टूटने फूटने लगीं, बीच बीच में गिरने फिरने लगीं। जो गठबंधन की सरकारें बनी वो पूरी चल नहीं पाईं। ये तो पहला ऐसा मौका है कि जब बिना कांग्रेस के रिमोट और सपोर्ट के मोदी जी की सरकार जो है वो तीसरा कार्यकाल सफलता के साथ पूरा कर रही है। ये अपने आप में पहली घटना है, क्योंकि इससे पहले जो सरकारें भी होती थी, कांग्रेस उसको या तो रिमोट से चलाती थी या सपोर्ट से चलाती थी। वो सरकारें या तो डायनेस्टी की होती थी, या डेपुटेशन की होती थी, या डिक्टेशन की होती थी। तो इसलिए जो है वो आप जो है बदला है, तो इसलिए जो है वो अब फिर एक बार मौका है कि एक देश की और एक चुनाव की दिशा में देश बढ़े। क्योंकि आज अगर आप देखें तो हर 1 महीने में, हर 15 दिन में, हर 6 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होता है। कहीं पे विधानसभा का हो रहा है, कहीं लोकसभा का हो रहा है, कहीं पंचायतों का हो रहा है, कहीं लोकल बॉडीज़ का हो रहा है, कहीं कोऑपरेटिव्स का हो रहा है। कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं इस देश में। ये तो हमारा देश है, लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है। इसलिए जो है कम से कम असेंबलीज और पार्लियामेंट के चुनाव एक साथ हों, ये जो है वो देश पर भी बोझ कम होगा और चुनावी प्रक्रिया के प्रति लोगों का विश्वास भी बनेगा। बिल्कुल। सर, 1991 में एक लॉ पास हुआ था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, एंड अब इसको चेंज को लेके इसके लिए डिमांड हो रही है, तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के कई तरह की कंट्रोवर्सी हुई। अब एक बात मैं आपको बताऊं, जिस वक्त जो है वो देश आज़ाद हुआ तो तमाम ऐसे धार्मिक स्थल थे, हिंदुस्तान में भी थे, तमाम ऐसे लोग थे, लगभग 7 करोड़ के इर्द गिर्द हिंदू और मुसलमान दोनों थे। जो हिंदू यहाँ पे मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए बंटवारे के बाद। बिल्कुल। लगभग 7 ही करोड़ के हिंदू और सिख वहाँ से हिंदुस्तान आ गए। जो वहाँ से आए वो अपना सब कुछ, ज़मीन जायदाद, खेत खलिहान, अपने धार्मिक स्थल से सब छोड़ के आ गए।
जो यहाँ से गए वो भी जो है वो सब कुछ अपना छोड़ के गए, लेकिन उनके क्योंकि इतना ज़्यादातर उस वक्त बहुत बड़ी संख्या थी मुसलमानों की, मेरी समझ से 11 करोड़ के इर्द गिर्द उस वक्त जो है मुसलमान वो थे। मुसलमानों की जनसंख्या थी, जो अनडिवाइडेड हिंदुस्तान था उसमें। तो जो वहाँ से आए तो उनको जो है वो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त था उसने कहीं पे ठहरा दिया, कहीं पे वो कह दिया कि साहब यहाँ रुक जाओ, यहाँ रुक जाओ। और जो यहाँ से वहाँ गए उनको जो इनकी छोड़ी हुई जगह थी, जो हिंदू और सिखों ने छोड़ करके वो हिंदुस्तान आए थे, उनकी जगह भी है, वो आज मालिक है। और ये जो है वो आज यहाँ पर जो हिंदू आए या सिख आए वो उन जगहों पे किराएदार भी नहीं है, बल्कि इनलीगल ऑक्यूपेंट की तरह से कहे जाते हैं। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के उस वक्त बहुत हड़बड़ी में चौतरफा गड़बड़ी हुई है। आप जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो है वो कैसे आप फिक्स कर सकते हो कि साहब ये जो है इसको आप टच नहीं करेंगे। हाँ। ये जो है वो किसी भी विदेशी आक्रांता ने अगर उसने अपनी क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत के ज़रिए जो है उसको ख़राब किया है, परेशान किया है, तोड़ फोड़ मचाई है, तो कहते नहीं जी, इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये हो गया। अब 95 से पहले, 94 से पहले, 91 से पहले वाले तो आप टच नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी हड़बड़ी में हुई, उसकी वजह से कई तरह के नए विवाद खड़े हो गए। एक बहुत बड़ा आरोप लगता है बीजेपी के ऊपर, और ये क्वेश्चन मेरे पास जनता की तरफ से कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो एलिगेशंस लगते हैं बीजेपी के ऊपर। एक सबसे बड़ा एलिगेशन सर ये है कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, अखंड भारत बनाना चाहती है, और जो माइनॉरिटीज़ इसमें रहती हैं उनके ऊपर अब उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए स्टीव, ये एक बात मैं बताऊं आपको, हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान की कार्बन कॉपी नहीं बन सकता। हिंदुस्तान पाकिस्तान की कभी भी जो है वो उस तरह की व्यवस्था जो इस्लामिक व्यवस्था वहाँ की है वहाँ यहाँ नहीं बन सकता, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों के डीएनए में टॉलरेंस है। हिंदुस्तान के लोगों के डीएनए में पंथ निरपेक्षता है। और जिस वक्त हिंदुस्तान के लोगों ने पंथ निरपेक्षता को चुना है तो किसी ने उनके ऊपर दबाव नहीं डाला था। उस वक्त उनके पास दो ऑप्शन था, जो पाकिस्तान के पास भी ऑप्शन था। पाकिस्तान ने अपने देश में इस्लामी झंडा फहराया और कहा हमारा देश इस्लामी देश होगा। हिंदुस्तान ने उस वक्त कहा हमारा देश पंथ निरपेक्ष देश होगा। ये मुसलमानों के कारण नहीं हुआ है। उस वक्त के जो हिंदू समाज था उसने ये तय किया कि नहीं, हम पंथ निरपेक्षता के रास्ते पे चलेंगे, पाकिस्तान जो भी करना चाहे करे। और उसका नतीजा हुआ कि समाज के सभी वर्ग एकजुट होकर के और देश के निर्माण में हिस्सेदार भागीदार बने। अब क्या हुआ कि 2014 के बाद एक बहुत बड़ी इस तरह का जो गुमराही गैंग था उसने क्या प्रचार किया कि अब नरेंद्र मोदी जी को जनता ने जनादेश दे दिया है, अब तो देश में लोकतंत्र भी खतरे में आ जाएगा, पंथ निरपेक्षता भी खतरे में आ जाएगी, संविधान भी खतरे में आ जाएगा, मुसलमान भी खतरे में आ जाएगा, सिख भी खतरे में आ जाएगी, सारी चीज़ें की। और याद होगा कि अवार्ड वापसी अभियान पहले शुरू हो गया। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल के अवार्ड दिखाए जाने लगे कि भैया अंग्रेज़ों ने हमें दिया है, मुगलों ने हमें दिया है, मोदी जी वापस दे करने जा रहे हैं। उसके बाद जो है वो उससे नहीं हुए तो आपको याद होगा कि लगभग 54 अफ्रीकन देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत में थे उस समय, और वो भारत में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, भारत के निर्माण में अपनी हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे थे सारी। उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त कह रहा था कि देश में हमारा देश इंटॉलरेंट हो गया है, हमारे देश में माइनॉरिटीज़ खतरे में आ गई हैं। उन अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत से इस्लामिक कंट्रीज़ के लोग थे। मुझे उस वक्त एक राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे कहा खाने के समय कि ब्रदर ये क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, हम लोग तो यहाँ से आए, ये सब क्या टीवी पे चल रहा है? तो हमने कहा कि नथिंग, इट्स ओनली पॉलिटिकल जिमिक, ये एक राजनीतिक शगुफेबाजी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये चलता रहा, इसलिए मोदी बैशिंग की सनक भारत बैशिंग का साजिश का रूप ले चुकी है। और उसी का नतीजा है कि अगर आप देखें देश विदेश में भारत के लिए दुष्प्रचार, अलग अलग तरह के दुर्भावना से भरी हुई बातें करना, ये करते रहो। उसी का ये है कि अब सब माइनॉरिटीज़ खतरे में है। अरे भैया कैसे माइनॉरिटीज़ खतरे में? क्या माइनॉरिटीज़ हिंदुस्तान की किसी पेड़ पे चिड़िया की तरह बैठी, क्या कोई हिला देगा और उड़ जाएंगे? अरे 20-25 करोड़ माइनॉरिटी हैं, और वो उनको यहाँ के उनके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो उनके अधिकार हैं उसकी संवैधानिक सुरक्षा है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी है।
और उसी का नतीजा है कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बटा तो यहाँ पर जो है माइनॉरिटीज़ जो है वो लगभग 8% थी। आज जो है वो लगभग मतलब मुसलमान के अलावा जो है और भी सब मिला के तो 20% के 19% के हो गए। 20%। तो आज मतलब ये है। और वहाँ पाकिस्तान में क्या हुआ था, पाकिस्तान में उस वक्त 24% थे, आज 1% भी नहीं रह गए। तो ये हमने कहा ना, हिंदुस्तान के डीएनए में टॉलरेंस है, हिंदुस्तान के डीएनए में जो है वो सेकुलरिज्म है, और वो जो है वो कोई भी उसको जो है वो चेंज नहीं कर सकता। मोदी जी क्या देश में हिंदुज्म को प्रमोट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। देखिए, मोदी जी जो है वो ऐसी शख्स है या ऐसी शख्सियत है जो, मैं आपको आपके कार्यक्रम में मैं किस्सा बताता हूँ आपको, शायद हो सकता है पहली बार मैं बता रहा हूँ किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में। मैं जो है वो ये बात होगी 2002 की। राइट सर। मैं भारतीय जनता पार्टी का उस वक्त जनरल सेक्रेटरी था। मोदी जी के साथ मुझे सेक्रेटरी के तौर से भी काम करने का एक मौका मिला था। तो उस वक्त जो है वो अटल जी की सरकार थी, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुने जाने के लिए जो है वो सर्च हो रही थी कि किसको चुना जाए, किसको चुना जाए। तो मैं लोधी स्टेट में रहता था। मोदी जी का सुबह फ़ोन आया कि भाई कोई कैंडिडेट मिला तुम लोगों को? तो मैंने कहा कि नहीं, अभी तो कोई नहीं कर रहे होंगे, अटल जी वगैरह चर्चा कर रहे होंगे। तो उनका, मैं तुमको एक नाम बताता हूँ, तुम एक बार, तुम्हारे साथ मैं मिला भी हूँ, जो साइंटिस्ट हैं कलाम साहब, उनका नाम रखो। तो मैंने कहा कि कलाम साहब, ये तो आपने नाम तो अच्छा लिया है, लेकिन, तो बोले रखो, आप अटल जी से बात करो। हमने कहा आप करिए नहीं, बोले तुम जनरल सेक्रेटरी आप बात करो। तो मैंने अटल जी को ये बात, और प्रमोद महाजन जी थे उस समय, उनको बताया ये बात। तो उनका कि हाँ यार ये बात तो है, क्योंकि हमारे पास नंबर इतने नहीं थे उस वक्त। नंबर 1 एक तो ये था इम्पोर्टेंट, कि हमारे पास इतने नंबर नहीं थे कि अकेले बीजेपी जो है वो प्रेसिडेंट चुन लेती। तो अटल जी भी मान गए। फिर अटल जी ने उनसे फ़ोन से बात करी, कलाम साहब से। तो फिर मैंने कलाम साहब को ये बताया कि योर नेम इज़ प्रपोज बाई गुजरात चीफ मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। आपके नाम की संस्तुति और आपके नाम का सुझाव जो है वो नरेंद्र मोदी ने दिया। तो आपको याद होगा कि जैसे ही वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुने गए, तो सबसे पहले वो गुजरात की उन्होंने विजिट की थी। और उसके बाद उसमें मुलायम सिंह यादव जी भी, लालू यादव जी भी, कांग्रेस ने, सबने मिल करके सपोर्ट किया। राइट। मोदी जी की ये सोच है, और इसीलिए देखिए उनको जो पहला उनकी सुझाव दिया, उन्होंने एक मुस्लिम को राष्ट्रपति बनाने का दिया। दूसरा जो उनका मौका मिला, उनके बनाने की स्थिति बनी, तो उन्होंने जो है एक दलित को, रामनाथ कोविंद जी को जो है वो देश का राष्ट्रपति बनाया। और तीसरा मौका मिला तो एक आदिवासी, एक ट्राइबल को, द्रौपदी मुर्मू जी को जो है वो देश का राष्ट्रपति बनाया। तो ये उनकी सोच है, और इस मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई संकीर्णता है या कोई वो है। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने आने के बाद जो सांप्रदायिक तुष्टीकरण का छल था, उसको समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है, और इसलिए उन्होंने कभी भी उनके विकास का मसौदा वोट के सौदे से दूर रहा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, इसलिए पूछा था, अभी होली का त्यौहार था, एंड होली के त्यौहार पे अभी वृंदावन में एक चीज़ हो रही थी कि दैट उसी दिन सेम डे ईद पड़ रही थी, कुछ शायद ओकेजन था, एंड ये बोल दिया गया था कि आप घर के अंदर रहेंगे, आप बाहर आके नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा त्यौहार है, हम नहीं चाहते कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। एंड इस चीज़ पर मुस्लिम्स बहुत भड़के थे, एंड उन्होंने बहुत कोशिश करी गई कि ये चीज़ें ना हो, ये रेशनल डिफरेंसेस हमारे देश में क्रिएट ना करें, राम मंदिर का बनना। एंड उसके बाद माइनॉरिटीज़, अगर देखे जाए मुस्लिम माइनॉरिटी की बात करूं, तो उसके ऊपर, उनके एक्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करना, उन्हीं के ऊपर चेंजेस होते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें, ये लोग बोलते हैं, इस तरफ इशारा करती है कि दैट मोदी जी हिंदुज़म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, या फिर मुस्लिम, जो जिन शहरों के नाम मुस्लिम उससे थे, उनका नाम चेंज कर देना। देखो, ऐसा है कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग हैं जो वक्त के ढांचे बदल गए। तो आप या तो वक्त के सांचे में ढल के रहो कि साहब हमें तो वोट चाहिए, हमें तो जो है वो कोई सुझाव बदलाव नहीं करना है, तो वो उससे तो देश नहीं चलेगा, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि आपने कहा कि नमाज की बात, या जो धार्मिक और भी आयोजन होते हैं उसकी बात, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, राइट। ये आज से नहीं, हमेशा होता रहा है। हमने हमेशा शुरू से ही देखा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी कोशिश होती है कि किसी तरह का तनाव ना हो, किसी तरह का दंगा ना हो, फसाद ना हो, और उसके लिए जो है वो दोनों समुदायों को एहतियात बरतने के लिए कहता है। अब आपने देखा होगा ईद में, ईद की नमाज भी खूब हुई, पूरे जुनून और जज्बे के साथ हुई,
होली भी जो है वो पूरे जुनून और जज्बे के साथ हुई, कहीं पे दंगा फसाद और हाहाकार हंगामा नहीं हुआ। एक चीज़, ये जो हाहाकार हंगामा करने वाले ये जो मुट्ठी भर लोग हैं, इनको कोई ये होली, दिवाली, ईद का वो नहीं है, मुहर्रम का वो नहीं है, वो तो कर रही थे, कभी भी करेंगे, उनका तो धंधा है ये, दंगा उनका धंधा बन गया है। आप अगर देश के हालात देखोगे सर, बहुत डेवलपमेंट ज़ोरों शोरों से बढ़ रही है। मैं देखता हूँ देश बहुत बदल गया है इस 20 सालों के अंदर। देश में बहुत सारे चेंजेस आए हैं सर, बट आज भी जो डेवलपमेंट की रफ्तार है वो उतनी पीक पर नहीं है। एंड जो चेंजेस हो रहे हैं, अगर वो पैसा, लोगों को कहना है कि अगर धर्म की राजनीति छोड़कर अगर वो पैसा डेवलपमेंट में लगाया जाता तो शायद देश का ज़्यादा भला होता। जैसे अभी कुंभ हुआ, कुंभ में हज़ारों करोड़ रुपए का सर ये आयोजन करा गया था, हज़ारों करोड़ रुपए लगाए गए। लोगों का कहना है अगर वो अच्छी रोड बनाने में या शिक्षा देने में या मेडिकल केयर को सपोर्ट करने में करा जाता तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये कुंभ का जहाँ तक सवाल है, सनातन आस्था का सर्वश्रेष्ठ समागम था, और पूरी सुरक्षा के साथ, सुविधा के साथ संपन्न होना, ये एक अपने आप में मैं मानता हूँ कि बेहतरीन इसका उदाहरण है। कुंभ आज से तो नहीं हो रहा है, कुंभ जो है वो सैकड़ों साल से हो रहा है, हजारों साल से हो रहा है। राइट। है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब थे और इलाहाबाद यानी आज प्रयागराज जो है उसके वहाँ से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और प्रधानमंत्री भी बन गए, तो उन्होंने खूब घूम घूम करके और उसकी देखभाल की थी और उसकी तैयारियों का जायजा लिया था। हो सकता है तब इतने लोग नहीं आए हों 60 करोड़, और लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद में आए, तो ये लगातार एक प्रक्रिया है। एक चीज़, अब हज होता है, उसमें भी जो है वो अरबों खरबों रुपए खर्च होता है, और भी जो धर्मावलंबी हैं उनके अलग अलग कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं। राइट। तो ये हमारा दुनिया जो है वो दो तरह की है। एक तो धर्मपरायण जो है वो लोग हैं, धर्म को मानने वाले, एक जो है वो किसी धर्म को नहीं मानने वाले। हमारा देश भी ऐसा अकेला देश होगा जिसमें दुनिया के सभी धर्म के मानने वाले लोग हैं। हिंदू भी मिलेंगे, मुसलमान भी मिलेंगे, सिख भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे, पारसी भी मिलेंगे, बौद्ध भी मिलेंगे, जैन भी मिलेंगे, मतलब जितने भी धर्म आप गिन लो। राइट। और अकेला है देश जिसमें कि धर्म मानने वाले भी हैं, और कम से कम नहीं तो मैं समझता करोड़ों ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, लिख देते हैं कि हम किसी धर्म को नहीं मानते। राइट। ये मेरे देश की खूबसूरती है। तो इसलिए जो है वो मुझे लगता है कि इसको जो है वो कहना है कि धर्म के नाम पर, तो हमारे यहाँ जो है वो फिर अधर्म के नाम पे काम होना चाहिए क्या? तो धर्म के नाम पे तो ये धर्मपरायण देश है ही। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली। बुलडोज़र जो एक्ट अभी हुआ, अभी योगी जी का एक पॉडकास्ट हो रहा था, तो उस पे एक श्रीमती जी ने उनसे पूछा था कि भाई कोर्ट ने मना कर दिया, कोर्ट के आदेश ये हैं कि आप ये जो बुलडोज़र आपने चालू करा था स्कीम, ये बंद करनी चाहिए। तो उस पे योगी जी ने कहा कि भाई देखो, जो मर्जी हो, अभी हमारी बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, बट तब तक तो ये चलता रहेगा। देखिए, मैं देखता हूँ कि बुलडोज़र पे बहुत सवाल होते हैं। जो लोग बुलडोज़र पे सवाल करते हैं, उन्होंने कभी भी जो है, या बवाल करते हैं, उन्होंने कभी भी बलवाइयों पे और बाहुबलियों पे न सवाल किया ना बवाल किया। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, वहाँ से मैं चुनाव भी लड़ता हूँ, जीतता भी, और वहाँ पर जिस तरह से अराजकता, उद्दंडता, बलवाई, बाहुबली, बकैत जो है वो उनका वर्चस्व रहता है। वो तय करते हैं, सरकार अलग चलती है और उनकी एक पैरेलल व्यवस्था चला करती थी। लेकिन योगी जी ने आने के बाद बलवाइयों की ठुकाई, दंगाइयों की कुटाई करके समाज के सौहार्द और भलाई सुनिश्चित किया है। तो अगर आप दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी, तो और समाज की सुरक्षा और सौहार्द की भलाई नहीं होगी, तो फिर आप करते रहिए। और समाज की बात कर रहा हूँ तो इसमें हिंदू मुसलमान सब हैं। राइट। समाज में सब आते हैं, सब अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं इन दंगाइयों, बलवाइयों, बाहुबलियों, बकैतों से। बिल्कुल सर, एज अ मिनिस्टर आपने माइनॉरिटी एंड अफेयर्स को सर्व करा है। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर सबको समान अधिकार क्यों नहीं दे दिया जाता? क्यों ये माइनॉरिटी, ये क्यों बनाया गया है? एंड अगर सबको समान अधिकार दे दिया जाए तो सबके लिए हर चीज़ सेम हो जाएगी, कानून व्यवस्था सेम हो जाएगी। देखिए, मुझे लगता है इस पे एक बड़े स्तर पे बहस की होनी चाहिए कि माइनॉरिटी कौन है। राइट। माइनॉरिटी 1% वाला होना चाहिए, आधे % वाला होना चाहिए, 0% वाला नहीं, कौन होना चाहिए? एक नई बहस की गुंजाइश इसमें है। क्योंकि उस वक्त जब हमारे देश में आज़ाद हुआ तो दुनिया भर में माइनॉरिटीज़ का कंसेप्ट है। राइट।
और वो उसमें फिक्स है कि भाई 2% अगर पॉपुलेशन है, 1% पॉपुलेशन है, तो उसको माइनॉरिटी की तरह से उसको ट्रीट करना चाहिए, उसको स्पेशल जो है वो अटेंशन की ज़रूरत है। लेकिन अभी भारत में इस पे सवाल हो रहा है, और मैं मानता हूँ कि ये तो बात होगी, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ये माइनॉरिटीज़ की गारंटी उस समय से दी हुई है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन ने। ओके। लेकिन उस समय कितनी संख्या थी माइनॉरिटीज़ की, आज कितनी है, वो सारी चीज़ें एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा होना चाहिए, और निश्चित तौर से इस पे चर्चा होनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा था सर ये, क्योंकि दैट माइनॉरिटीज में सिर्फ रिलीजन नहीं, बहुत सारी कास्ट भी हैं। हाँ, एंड सर अगर आप आज नहीं, लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, राइट, कई हैं। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि वो सब चीज़ें मैं मानता हूँ कि समानता सबसे बेहतर है। बिल्कुल। आज भी जो है वो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम होगी, चाहे वो स्टेट की हो या सेंटर की हो, हम्म। चाहे वो एजुकेशन की स्कीम हो, चाहे वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की स्कीम, कोई भी स्कीम हो, उसका सबको समान लाभ मिलता है। बिल्कुल। उसमें नहीं लिखा रहता है कि ये जो है वो माइनॉरिटीज़ को इसको नहीं मिलेगा इसका लाभ, इसको सिर्फ मेजॉरिटी को मिलेगा या मेजॉरिटी को नहीं मिलेगा माइनॉरिटी को मिलेगा, ऐसा नहीं है, अभी भी मिलता है। तो इसलिए जो है वो एक समान अवसर जो है वो उसके लिए समान तरह से लोगों को ट्रीट करना ये ज़रूरी है। इस पे सवाल होते हैं, और ये एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा है। सर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ आपने काफ़ी समय व्यतीत करा है, आप उनके साथ भी रहे हैं। उनके साथ कोई मेमोरी हो जो आप शेयर करना चाहें, जो उनकी कोई बात हो जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, अटल जी में वो एक ऐसे शख्सियत थे हम्म। जिनको कि आप जो है वो चाहे विपक्ष में कोई हो, चाहे उनका विरोधी भी हो, हम्म। उनको जो है वो सम्मान करता था, उनका सम्मान करता है। और अटल जी बहुत डाउन टू अर्थ थे। उनका तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं यूथ विंग में काम करता था, जनता युवा मोर्चा जो है बीजेपी की। आई थिंक कि ये बात होगी 92-3 की। हम्म। तो करीमगंज मुझे जाने का मौका था उनके साथ। तो करीमगंज में जो है वो आसाम में करीमगंज है, सिलचर के पास। तो अटल जी को रिक्वेस्ट की गई थी कि साहब एक रैली है उसमें आप चलिए, तो वो खैर तैयार हुए जाने के लिए। फिर यहाँ से हम लोगों ने कलकत्ता गए, कलकत्ता से फिर गुवाहाटी की फ़्लाइट पकड़ी, फिर गुवाहाटी से जो है वो बाई टूटी हुई एम्बेसडर से टुक-टुक करते हुए कम से कम 8, 9, 10, 12, 14 घंटे में सिलचर पहुँचे। तो बहरहाल करके रात में वहाँ पे एक छोटे से गेस्ट हाउस में रुके, और दूसरे दिन जो है वो बात होगी शायद 23 तारीख की, 23 दिसंबर, ये बात 92 की होगी। आपको तो डेट भी याद है सर? हाँ, इसलिए मुझे याद डेट है, बताता हूँ आपको आगे। तो ख़ैर वो करके और फिर हम लोग लौटे भी वैसे ही। फिर लौट करके 22 का था, 23 को लौटे हम लोग। 23 को लौट करके फिर गुवाहाटी, गुवाहाटी से कलकत्ता आए। जब कलकत्ता आए तो वहाँ पर जो है वो कलकत्ता बंद चल रहा था, बहुत बड़ा स्ट्राइक थी। तो फिर एक फ्लाइट उस वक़्त चलती थी जैसे आजकल नहीं, जेट, ये जो ये है इंडिगो, फिंडिगो इस तरह की। हम्म। तो एक मोदी लुफ्ट करके चलती थी। अच्छा। तो उससे टिकट करा रखा था अटल जी ने, और मेरा भी उसी पे था शायद। तो देखा तो मोदी लिफ्ट कैंसिल। फिर उनको जो है वो ये बात है 24 तारीख की। तो 24 को उनको यहाँ आना होता था क्योंकि उनका 25 को बर्थडे है। हम्म। तो 24 को हमेशा दिल्ली में ही रहते थे ताकि 25 को उनका बर्थडे होता था। तो अब तो बहुत परेशानी, और बंद भी था। तो उन्होंने किसी को कहा कि एक बार उनको फ़ोन करो। तो मैंने वो जो पब्लिक बूथ्स है जा कर के फ़ोन किया। तो जिनको फ़ोन किया उनका, भाई हम कैसे आएगा बाबा, यहाँ तो पूरा बंद है, मार काट चल रहा है, हम नहीं आ सकता, आप लोग वहीं रुको देखेंगे। तो खैर फिर हमने अटल जी से कहा, हमने कहा कुछ पैसे रखे हैं आपने? उनका कि हाँ, निकाला उन्होंने। तो शायद उनका 700-800 रुपया निकला, मेरे पास भी 400-500 ऐसे कुछ था। तो मिला जुला के हम गए पे काउंटर पे, एयर इंडिया की एक फ़्लाइट रात में जाने वाली थी। पूछा उससे तो उसने कहा कि नहीं नहीं, इतने में कहाँ होगा, इतने 2000 या 3000 रुपये का टिकट होगा। तो तैयार नहीं हुआ वो। फिर मैंने उनसे कहा, तो उनका चेक है देखो, मानेगा? तो चेक भी लेने से मना कर दिया उसने। फिर बाद में मैंने बताया कि भाई ही इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अटल बिहारी वाजपेयी। तो बोला चल लाओ चेक, कहाँ है तुम्हारा? चेक वुक लिया, खैर टिकट दे दिया। तो अटल जी वहाँ से गायब हो गए। जब मैं गया उसमें उन जहाँ बैठ के वो थे, तो देखा तो है ही नहीं। अब पूरे मैं उसमें ढूंढ रहा हूँ उनको कि कहाँ गए वो। और सन्नाटा था, जो वो था एयरपोर्ट। रात की बहुत लेट रात हो रही थी। तो देखा तो वो एक लाइन में खड़े हुए दिखे हमको। किसी ने मुझे बताया कि शायद वो देखो वो खड़े हैं, वो तो नहीं है।
तो पहले टीवी भी इतना नहीं था, तो इसलिए कोई सब लोग बहुत रिकॉग्नाइज नहीं, हाँ दूर से उन्होंने समझा कि। तो मैंने कहा अरे आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? बोले भैया वो जो मोदी लिफ्ट का टिकट होता है उसको कैंसिलेशन का मुहर लगवानी पड़ती है, तब जाके पैसा मिलेगा वापस। और तो मैंने कहा अरे तो मैं कर देता, तो मैंने कहा चलिए मैं टिकट आया, तो तब जाके वो माने नहीं, उन्होंने फिर कैंसिलेशन की उससे मुहर लगवाई, कहा तुम्हारा टिकट कहाँ है, तुम्हें भी दो। तो कैंसिलेशन करी, पहले ये होता था कि जो है तो कैंसिलेशन हो। तो ये इस तरह के जमीन के व्यक्ति थे वो, और तो बहुत सी ऐसी वो हैं। कि उनके बारे में कहा जाता है बड़े मस्त मौला इंसान थे। बहुत मस्त, बहुत ही खुले दिल के, बहुत ही अच्छे, खाने पीने के बहुत शौकीन थे। मतलब मुझे याद है कि उसी घटना की थी कि जब जो सिलचर में गेस्ट हाउस में जो है वो पहली बार वो गए थे अटल जी, तो वहाँ पर जो है वो उनके लिए जो है वो मतलब सब्जी बॉयल्ड और रोटी और सब भात उत सब लेके और अंदर उनके कमरे में दे दिया गया। और बाहर जो है हम लोग जो 8-10 लोग थे वहाँ के लोकल भी, तो फिश विश बढ़िया सी खा रहे थे और ये सब। तो उनको महक आई, तो उन्होंने आवाज़ दी, बोले क्या चल रहा है वहाँ? हम लोगों ने कहा कि बोले हमको बीमार समझा है क्या कि तुम यहाँ पे हमको जो है वो उबली हुई सब्जी दे रहे हो और तुम लोग जो है कुछ और कर। तो फिर वो फिश के शौकीन थे बहुत, तो फिर फिश वगैरह दी गई। तो इस तरह के बहुत कॉमन, उनका बहुत ही सामान्य सा व्यवहार रहता था। जब आप एज अ बीजेपी को लीड करते हैं, जब आप बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, तो आपको कभी क्रिटिसिज्म मिला है कि एज अ मुस्लिम पर्सनालिटी, एज अ मुस्लिम पर्सन, आप कभी कभार जो लॉज अबेटमेंट होते हैं उनके खिलाफ भी बोल देते हैं, तो कभी आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है इसके? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं मानता हूँ कि देखिए क्या है कि जो आपको जो है वो जब धारा के विपरीत आप सोचेंगे, या तो आप चलते रहिए अंधी धारा के, मतलब तो हम भी उस वक्त भी हम चुन सकते थे कि हम सत्ता में, तो कांग्रेस थी, हमें मालूम था कि बीजेपी तो कभी जिंदगी में सत्ता में नहीं आएगी। राइट। सभी लोग, कोई नहीं मानता था कि बीजेपी आ भी सकती है सत्ता में, उसके तो एमएलए एमपी भी चुनना मुश्किल होता था। तो हम भी कांग्रेस के लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें लगा कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके साथ हमें खड़े होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो देखिए न हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो इसलिए जो है वो हमें जो है वो जो हमारे चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस का समाधान हमको खुद ही करना होगा। कितने भी क्रिटिसिज्म हो, कितनी भी आलोचनाएं हों, कितना भी लोग गालियां दें, कहें ना कहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें आपको जो है अपनी जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, लोगों के प्रति जो कमिटमेंट है, उस पे स्ट्रेंथ मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए। सर, मदरसों के बारे में एक चीज़ कही जाती है, जब स्कूल सिस्टम है, जब प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम है, जब बोर्ड्स हैं, हर स्टेट का एक बोर्ड है जो सारी चीज़ों को संभाल रहा है, उसके बाद भी जो ये मदरसा सिस्टम है जो ये कम्युनिटीज़ चलाती हैं, आपको लगता है कि दैट ये होना चाहिए? देखिए एक चीज़ में आपको समझना होगा, मदरसे, बहुत से मदरसे अच्छा काम भी कर रहे हैं। हम्म। उनके बारे में ये कहना कि मदरसे सारे के सारे जो है वो एंटी नेशनल काम कर रहे हैं, ये गलत है। हम्म। हाँ, इस बीच में कुछ मशरूमी ग्रोथ हुई है इन लीगल मदरसों की। हम्म। मैं इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को सराहना देता हूँ कि इसी योगी सरकार ने मदरसों के लिए वहाँ पर एक पोर्टल बनाया हम्म। कि आपका जो मदरसा आपने खोला है वो किसकी ज़मीन पे है, कितने आपके स्टूडेंट हैं उसमें, कितने टीचर हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, ये सारी चीज़ें। और जो इसमें भरेगा, पोर्टल में आएगा, उसको हम जो है उसका जो है वो जो भी ऐड देते हैं वो देंगे। हम्म। उसके साथ उन्होंने जोड़ा कि मदरसों में आपकी जो शिक्षा है वो करिए, लेकिन उसके साथ साथ फॉर्मल एजुकेशन, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, इसको भी आप पढ़ाइए, ऐड करिए। ऐड करिए। ये कई और राज्यों ने भी ये काम किया है। मैं मानता हूँ कि मदरसों से आप मौलाना निकालते हैं, लेकिन जो आप फॉर्मल एजुकेशन है, सिर्फ मदरसे की एजुकेशन करेंगे तो क्या करेगा, कौन नौकरी देगा भाई? आप बताओगे आप मदरसे से पढ़ के आए तो आपको कौन नौकरी देगा? सिंपल। तो इसलिए जो है वो फॉर्मल एजुकेशन और मेन स्ट्रीम एजुकेशन में जाना ज़रूरी है। और इसलिए मैं देख रहा हूँ कि आज की तारीख में मुस्लिम समाज के बच्चे बच्चियाँ भी जो है वो, अब देखिए इसी मोदी जी की सरकार के टाइम में उनका क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन जब मोदी जी सरकार में आए तो उस वक्त 73% जो है ड्रॉप आउट रेट था लड़कियों का। मतलब स्कूल भी जाती थी और निकल के चली जाती। आज जो है वो 30 से भी कम रह गया है। उसी तरह से जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज थी, उसमें माइनॉरिटीज़ का पार्टिसिपेशन जो है वो 3% या 4% था। आज 11% से ऊपर हो गया है।
तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, ये बात है, ये मोदी जी ने इसका डंका नहीं पीटा कि साहब मैंने ये किया है, क्योंकि ये उन्होंने कहा ये हमारा कर्तव्य है कि हम समाज के सभी वर्गों की प्रगति की मुख्य धारा में शामिल करें, हर इंसान के आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली के लिए काम करें। सर आप बीजेपी के कोर ग्रुप का पार्ट है, ऐसा भी सर ऐसे मोमेंट्स होते होंगे जब किसी पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं या तो उसको इम्प्लीमेंट करा जाए या तो नहीं करा जाए, तो कभी कभार ऐसा भी होता होगा ग्रुप में दो हिस्से हो जाते होंगे, एक एग्रीमेंट एक डिसएग्रीमेंट, क्या ऐसी चीजें होती हैं ग्रुप के बहुत होता है, बहुत होता है। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं बीजेपी का सभी पदों पे रहा। अंदर? मैं जो है वो यूथ विंग में रहा, मैं सेक्रेटरी रहा, मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा, मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड का सेक्रेटरी रहा, मैं स्पोक्स पर्सन वगैरह जितनी भी होती थी, इलेक्शन कमेटी। तो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट बीजेपी में बहुत खुल के होता है, हम्म। और बहुत मतलब बाहर नहीं आती बातें लेकिन बहुत जम के होता है। और बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं कि वो उस कभी कभी उसका समाधान नहीं होता। मैं आपको बताऊं, आपको डिटेल तो नहीं बताऊंगा। मोदी जी की कैबिनेट थी, हाँ जी। उसमें भी लोग समझते हैं मोदी जी बड़े कड़क हैं और ये वो उनमें भी पूरी तरह से डिस्कशन, पूरा डिबेट और डिस्कशन होता है। और उनका ये कहना है कि भाई इस किसी भी बिल पे या गवर्नमेंट की किसी भी डिसीजन पे पूरा डिटेल डिस्कशन होना चाहिए। और जब पार्लियामेंट में जाए तो उसको जो है वो सेलेक्ट कमेटी को भेजो, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भेजो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजो, लेकिन जल्दबाजी मत करो, उसकी पूरी स्क्रूटनी होने दो। और इसीलिए देखेंगे आपके 90% बिल की कैबिनेट पे जो है प्रॉपर स्क्रूटनी होती है, उसके बाद जो है वो फिर पार्लियामेंट की कमेटीज स्क्रूटनी करती है, उसके बाद आगे बढ़ता है। तो ये एक संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का, और इस संस्कार के साथ जो है वो चाहे पार्टी हो और चाहे सरकार हो उस दिशा में काम करते सर एक मेरा क्वेश्चन है कि दैट आप जैसे एक पार्टी से बिलोंग करते हो, दैट इज बीजेपी, कुछ लोग कांग्रेस से करते हैं, कोई एनसीपी से करता है, टीवी से हटकर या पॉलिटिक्स से हटकर क्या दोस्त रहते हैं आपस में पार्टी के हैं। हाँ, नेता जो सभी रहते हैं हम लोग। देखिए क्या है, हम जो जो लोग राजनीतिक ईमानदारी के साथ राजनीति, आप तो थोड़ा सा राजनीति में जो है वो मुझे लगता है कि विरोध को दुश्मनी मान के चलते हैं लोग। हम्म। राजनीति में जो है वो आप एक दूसरे के जो है वो प्रतिद्वंदी हो सकते हैं, दुश्मन नहीं हो सकते। आपके एक दूसरे के विचारों से आप सहमत हों असहमत हों वो अलग बात है, लेकिन आप दुश्मनी नहीं कर सकते, आप उसको अपने दुश्मन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिटिकल फील्ड में वो उनकी अपनी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, आपके अपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है। अपने आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट से समझौता किए बिना आप उनके साथ जो है वो बेहतर रिश्ते रख सकते हैं, और रखना चाहिए। वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही मतलब हस्ती और खूबसूरत डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है संपर्क, संवाद और समन्वय। आपका संपर्क टूट जाएगा, संवाद नहीं रहेगा आपसे, जो आपके अपोजिशन, आप सरकार में है, कल दूसरे सरकार में आएंगे तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। मैं दोनों हाथ सरकार में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर था, और मेरे पास मेरा मैं मतलब ऊपर वाले की दुआ है कि सभी अपोजिशन के लोग आज भी यही कहते हैं यार आपने जो है जो आपका कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन के ज़रिए आप बड़े से बड़े इश्यूज़ को जो है सॉल्व करते थे, ये दूसरों को सीखना चाहिए। और वो हम लोग करते थे, और करना भी चाहिए, अभी भी करना चाहिए हमेशा। मोदी जी आज एक बहुत बड़ा चेहरा है देश के लिए, पार्टी के लिए, और मैं तो कहता हूँ ग्लोबली भी आज बहुत बड़ा चेहरा है, क्योंकि कई डिकेड्स में मुझे नहीं लगता कोई भारत में ऐसा नेता आया है जिसका इतना बड़ा चेहरा ग्लोबली बन पाया हो। मोदी जी के बाद सर आप किसकी इतनी बड़ी इमेज देखते हैं आज इंडियन पॉलिटिक्स में? देखिए मैं मानता हूँ कि बीजेपी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है, और बीजेपी में दूसरा अटल नहीं पैदा हो सकता और दूसरा मोदी नहीं पैदा हो सकता। लेकिन बीजेपी में तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको कभी अटल जी ने, आज मोदी जी ने राजनीति की उबड़ खाबड़ राहों पे चलना सिखाया है, और उस राजनीति की उबड़ खाबड़ राहों पे सफलता के साथ आगे बढ़ना सिखाया है। तो इसलिए जो है वो सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अभी वक्त के इम्तहान और भी हैं, तो आने वाले दीजिए कभी जो है वो वैक्यूम नहीं होगा। क्योंकि देखिए बीजेपी जो है वो परिवार की पार्टी नहीं है कि जहाँ से जो है वहाँ बीजेपी का कोई प्रेसिडेंट जो है परिवार के पालने से पैदा होता हो।
यहाँ पर जो है वो गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान खेत खलिहान से संघर्ष और के साथ निकलने वाले लोगों की पार्टी है। और इसलिए अगर आप देखें तो बीजेपी के जितने भी प्रेसिडेंट हुए या जो भी प्राइम मिनिस्टर हुए, तो उनको वो किसी परिवार के बैकग्राउंड से नहीं आए हैं, बल्कि वो पूरा संघर्ष के साथ, संकल्प के साथ, फटीचर जो है वो सड़कों पे घूम करके और खेत खलिहान चौराहों चौपालों पे संघर्ष करके निकले हैं। सर एज अ नेता कभी आपको ये महसूस हुआ है कि जब आप अपोजिशन में थे और वो कोई सही भी काम कर रहे हैं, अगर सामने जो, अगर आपका काम है, अगर आप अपोजिशन में तो आपको अपोजिट बिहेव करना होगा, राइट? अगर कोई सही चीज़ भी हो रही है बट फिर भी आप अपोजिशन में रहने के कारण आपने उसका अपोजिशन करा हो और उसमें बाद में आपको कभी रात में बैठ के रियलाइज हो कि बात तो ठीक है बट मुझे करना पड़ रहा है। नहीं, बात तो सही आप कह रहे हैं। ये बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ जो है वो केवल इसलिए करना है कि आप विपक्ष में हैं, इसलिए किसी भी योजना का, किसी भी कार्यक्रम का, किसी भी सरकार का विरोध करना है कि हमारा जो है वो ये जो है वो कर्मकांड है ये कि भाई हमें करना ही करना है। तो वो बाद में जो है वो, अगर जो समझदार और जो संवेदनशील लोग हैं, सियासी लोग, उनको इस बात फील होती है कि भाई है। और कई बार तो मुझे खुद कई बड़े नेताओं के फ़ोन आते थे, विपक्ष के भी, कि भैया देखो ऐसा है कि मुझे लगा कि थोड़ा गलत हुआ, माफ़ करना, बुरा मैंने थोड़ा बुरा तो नहीं लगा आपको? हमने कहा नहीं नहीं, ये तो आपने तो ये होता है, ये बड़कपन होता है। और ये जो आपने कहा ये बात फैक्ट है। सर आपकी राजनीतिक जो पारी रही है काफ़ी लंबी रही है। बहुत से आज आज इंडिया के अंदर जो यूथ है वो राजनीति में उतरना भी चाहता है, लोग उतरते भी हैं, आते भी हैं। जब कोई राजनीति में पहली बार उतरे, राजनीति करना चाहता है, तो आपके हिसाब से उसके कुछ आप पॉइंट्स अगर बता पाएँ, उनको एक दिशा देश दे पाएँ कि भाई अगर आप आ रहे हैं तो इस वेशभूषा से आइए, आपको ये चीज़ों का पालन करना चाहिए और ये चीज़ें इसकी प्रिंसिपल्स हैं। देखो प्रतीक जी, एक बात बताऊं मैं, हाँ जी। अभी मैं अगर आपसे कहूं कि आप आइडियोलॉजी पे एकदम अडिग हो गया हो, आप जो है वो राष्ट्रवाद का झंडा लेके घूमो, हुँ। आप जो है वो अपनी सिद्धांत पे अडिग रहो, वो अभी थोड़ा युग बदला है। अभी जो है वो लोग जो है वो वो मैं मानता हूँ कि एक वो है कि अ, आज जो है वो लोग जो है वो रास्ता नहीं दे रहे हैं एक दूसरे को। बिल्कुल, कॉम्पिटिशन। कंपटीशन भी नहीं, कंपटीशन तो हमेशा ही रहा है, लेकिन वो लगता है कि साहब इसको मैं मदद करूंगा तो ये ठीक नहीं है, इसको। लेकिन उन्हीं में से, उन्हीं संघर्षों पे से, उसी संकटों और कंटकों से ही जो है वो निकल के लीडरशिप उभरती है। हुँ। लेकिन ये कोई सोचे कि हम इस पार्टी में, क्योंकि हर पार्टी में किसी भी कोई जाएगा, नेशनल पार्टी के तौर से कांग्रेस है, बीजेपी है, कम्युनिस्ट है, भी समाजवादी पार्टी है, बीच में पचासों पार्टियां हैं। मतलब देखिए देश अकेला है जहाँ पे कम से कम 50-60 पार्टियां तो ऐसी हैं जो नेशनल और रीजनल मिला के हैं। संभावनाएं बहुत हैं, और उन संभावनाओं को जो है वो आप जो है वो पूरे संकल्प के साथ उस पर आप विजय भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी दिक्कत एक हुई है कि जो बीजेपी को अगर आप छोड़ दीजिए, तो बीजेपी के अलावा जो है वो कम्युनिस्ट एकदम ख़त्म से हो गए हैं, और पार्टियां परिवार के घोंसले में सिमट के रह गई हैं। हुँ। तो इसलिए आपको उसके शीर्ष पर जो है कभी सोचना नहीं चाहिए उन पार्टियों में, कि उनको को परिवार पर के लिए वो रिजर्व है वो सीटें। बीजेपी अकेली एक पार्टी रह गई है, कम्युनिस्ट भी उस तरह का था जो कि कम्युनिस्टों में तो अब इतना नहीं रहा, जहाँ पर आप जो है वो ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। हुँ। तो इसलिए राजनीति में आना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि नई जनरेशन को पॉलिटिक्स में बिल्कुल आना चाहिए। और पॉलिटिक्स जो है वो जो लोग आना चाहते हैं, मैं मानता हूँ कि वो समाज के लिए बदलने के लिए तो है ही। आप जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक हिस्सा भी हैं, और उसके अलावा गवर्नेंस का हिस्सा बन सकते हैं आप पॉलिटिक्स में आकर के। अदरवाइज आप गवर्नेंस का हिस्सा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं और चीज़ों में आकर के। राइट। आपके इतने लंबे पॉलिटिकल सफ़र में कभी आपको ऐसा लगा है कि अगर मैं ये नहीं कर रहा होता तो मैं ये कर रहा होता?
अगर आज आप पॉलिटिक्स में नहीं होते तो? देखिए, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं, क्योंकि मैं केवल यही नहीं कर रहा हूँ, मैं और काम भी करता रहता हूँ, लिखने पढ़ने का मैंने बताया करता रहता हूँ। मैं मुझे गिलानी कभी हुई नहीं कि मैं अगर मिनिस्टर नहीं होता तो मैं मिनिस्टर होके भी लिखता हूँ, और मैं किताबें छपती मेरी, और उसके अलावा सही काम करता है। तो जो काम करने की इच्छा हो करना चाहिए। देखिए, आप अपने को एक सीमित सांचे में मत ढालिए। आपको जो है वो मुझे कुकिंग का शौक है, तो मैं कुकिंग करता हूँ। अपने 4 दोस्तों को भी बुला लेता हूँ कि भाई घर पे आओ, जब मिनिस्टर का बंगला हो या कहीं पे भी रहता हूँ, कि आओ हम आए बनाएंगे और तुम लोग खाओ, साथ में मिल के बैठ के खाएंगे। तो जो शौक हो वो करते रहिए। सब्जियाँ लेने का शौक है तो मैं जाता हूँ खुद सब्जी लेने। आप खुद जाते हैं हाँ, सब्जी? मैं खुद लेने जाता हूँ झोला लेकर के, थोड़ा सा, क्योंकि टीवी वीवी के चक्कर में ज़्यादा लोग पहचानते हैं, तो थोड़ा सा है टुट लगा लो अपना। वो लोग यकीन भी नहीं करते कि साहब ये होंगे भी, लेकिन मैं जाता हूँ। तो ये जो है, अपने को आप पूरी कोठरी में बंद मत करिए। खुली हवा में अपने आप को आप डेवलप होने दीजिए। खुली हवा में आप जो है वो जियो और जीने दो। इंडिया एज अ कंट्री और सर एज अ, मैं अगर आपको बोलूँगा जनप्रतिनिधि, आपके हिसाब से इंडिया में क्या मेजर चेंजेस होने चाहिए कि दैट्स हम बेस्ट हेल्थ केयर इधर बना पाए, इधर बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाए, क्योंकि इंडिया में आज भी थोड़ा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आसपास के देशों के मुकाबले। देखिए, इंडिया जो है वो ज़ीरो से ग्लोबल हीरो बना है। हम्म। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़ीरो से ग्लोबल हीरो बना है कि इंडिया के पास क्या था? जिस वक़्त जो है वो देश हमारा आज़ाद हुआ, तो मैं मानता हूँ वो पॉलिसी भी नेहरू साहब की की बहुत अच्छी थी, कि उन्होंने कहा कि हम जो है वो सुई से लेके जहाज़ तक हम बनाएँगे, हम कुछ चीज़ बाहर से नहीं लेंगे, नो इम्पोर्ट। हम्म। और पाकिस्तान ने सब उस वक़्त जो है 2 ही देश बटे थे, सब विदेश से लाना शुरू कर दिया। वो कंगाल हो गया आज। हम्म। हम आज जो है वो आत्मनिर्भर हो गए। बिल्कुल। तो उसके बाद जो लगातार जो सरकारें बनी, कुछ सरकारें खराब काम किया, कुछ अच्छा, लेकिन आज हम आत्मनिर्भर भारत की जब बात करते हैं, मोदी जी के जो एक संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, हम्म। उसका एक ही कारण है कि भारत के लोगों का एक कमिटमेंट रहा कि हम अपने देश को जो है वो मजबूती देंगे। अब उस वक्त जो है ये एक समय ऐसा था साहब कि विदेशों से जो है वो सड़े हुए गेहूं आते थे तो घरों पे पहुंचते थे, चावल आते तो घरों में पहुंचते थे, हम्म। कपड़े जो है वो हमें कंट्रोल से खरीदने पड़ते थे। हम्म। आज जो है वो हम हमारा जो है वो हमारा अन्नदाता जो है वो अन्न का जो है उत्पादन जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है। राइट। मतलब हमें जो है वो रखने की जगह नहीं है इस वक्त। तो हम आत्मनिर्भर हर क्षेत्र में हुए हैं, और अभी आने वाले दिनों में हम ये नहीं कहते कि हम पूरी तरह से संपूर्ण हो गए हैं। हमारा देश जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन उसके अलावा दुनिया के तमाम डेवलप कंट्रीज को अगर आप देखें, तो पूरी दुनिया में जो इस वक्त आर्थिक संकट और कंटक का दौर चल रहा है, युद्ध का एक तरफ दौर चल रहा है, अभी आपने 2 साल जो टैरिफ है वॉर चल रहा है सर। टैरिफ वार चल रहा है, इससे पहले 2 साल कोरोना का काल देखा आपने। उन तमाम संकटों और कंटकों के दौर को पछाड़ते हुए भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भी है और मजबूती के साथ स्टेबल भी है। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि भारत में किसी चीज़ की किल्लत नहीं होने पाई। न तो आपको पेट्रोल की किल्लत मिलेगी, डीजल की किल्लत मिलेगी, खाने की मिलेगी, खाने पीने की चीज़ों की मिलेगी, पानी की मिलेगी, बिजली की मिलेगी। नहीं तो इतनी दुनिया की में त्राही त्राही मची हुई है, तो बिजली की किल्लत हो जाती है, गैस की किल्लत हो जाती है, पानी और बिजली, पानी और खाने की किल्लत हो जाती है। लेकिन ये देश है, हमारे देश सरकार का तो है, लेकिन हमारे देश के लोगों का जो ये कमिटमेंट है, हमारे देश के लोगों की जो आत्मनिर्भरता की जो सोच है, वो एक कारण है। और अभी और करने की ज़रूरत है, ये बात सही है आपको कि अभी और करने की और होगा। हम मानते हैं कि हमें निराशावादी नहीं होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। आप दुनिया की तरफ, दूसरी की तरफ देखिए, एक चीज़ देखना चाहिए कि आप 10 कंट्रीज़ को देखते हैं या आप जो है वो 200 कंट्रीज़ को देखते हैं। 10 कंट्री आपसे आगे दिखेंगी, लेकिन 200 कंट्री आपसे पीछे हैं। मैंने आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि अभी इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, राइट, इन द वर्ल्ड। एंड बट आज भी कुछ सेक्टर्स में इंडिया अभी काफी पीछे चल रहा है। हाँ, है। ये कह ही नहीं सकते आप, पूरे हो ही नहीं सकता भाई। इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है? 140-50 करोड़ है, राइट। जो मतलब कागज़ पे है, पता नहीं कितनी और होगी। राइट। 140-50 करोड़ का देश, जहाँ पर कि जो है वो डेमोक्रेसी भी है, जहाँ पर जो है वो
अलग अलग तरह के खान पीन के जो लोगों का अपना कल्चर है, आपने जैसा कहा कि धार्मिक कल्चर भी हैं, सब तरह की चीज़ें हैं, उसके बाद भी हम एकजुट और एक सूत्र में बंधे हुए हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ बड़े हुए हैं। तो ये हमें सोचना चाहिए और हमें आने वाली जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी को भी अपने इस वर्तमान पे भी, अतीत पे भी और आने वाले भूत पर भी, भविष्य पे भी जो है वो हमें गर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं हर चीज़ में जो है वो हम आत्मनिर्भर भी हैं और कहीं पर भी जो है किसी तरह की किल्लत की परेशानी नहीं है। ये बात सही है कि हम फाइनेंशियली नहीं कह सकते कि भाई, लोग कहते हैं ना जी डॉलर इतना बढ़ रहा है, रुपया इतना घट रहा है, ये तो ठीक है। दुनिया की जो पूरी आर्थिक उथल पुथल है उसका असर हमारे ऊपर कैसे नहीं पड़ेगा भैया, हम भी तो ये देश हैं। बिल्कुल, बट हाँ, ये ज़रूर है कि सर डेवलपमेंट बहुत फास्ट ज़रूर हुई है। डेवलपमेंट इज़ ऑन रैपिड साइड, काफ़ी तेज़ हुई है। आप देखिए ना, अब आप देखो, रोड देखो, पोर्ट देखो, एयरपोर्ट देखो, ये देखो, वो देखो, और हर क्षेत्र में जो है वो आप विजिबल चेंज दिखाई पड़ेगा। एक आंखों से, खुली आंखों से दिखता हुआ परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं अटल जी की सरकार में हम लोग मंत्री थे तो भाषण करते थे, मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में था, तो उस वक्त सब लोग बात कि एक दिन वो आएगा कि ये किसान जो है वो अपने गांव में ट्रैक्टर से या जो है वो या बैल से भी जो है वो जुताई कर रहा होगा और एक हाथ में उसके मोबाइल होगा और उससे बात कर रहा होगा। अच्छा, वो उसमें बातें होती थी। भाषण करते थे 98 में। अच्छा, और आज जो है वो बताओ, आज तो वो सब्जी वाला भी मोबाइल लेके बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। राइट। इस रेवोल्यूशन को, सामान्य सा रेवोल्यूशन, आज जो कनेक्टिविटी बहुत तेज बढ़ी है। राइट। आज जो है वो कोई बिजनेसमैन को जो है ज़रूरत नहीं है कि वो हर वक्त ऑफिस में बैठे, वो जहाँ जा रहा है वहीं से उसके कार में भी ऑफिस है, कहीं बाहर चला गया वहाँ भी ऑफिस है, हर टाइम वो कनेक्टेड है अपने जो भी जिस काम में लगा हुआ है उससे। डेफिनेटली, ये बात तो आपने बिल्कुल परफेक्ट कही। सर, गांधी जी पे आपकी क्या विचार है? गांधी जी के लिए इस देश में दो विंग्स हैं, एक राइट विंग, एक लेफ्ट विंग। कुछ लोगों का मानना ये था कि दैट जो गांधी जी ने करा वो ठीक करा, बंटवारा करके। कुछ लोगों का मानना ये था कि ये बंटवारा अगर नहीं होता तो इतना टेररिज्म, इतनी जो आज ये जो अथल पुथल मची हुई है, ये नहीं मचती इतनी। देखिए, जो लोग गांधी पर सवाल उठाते हैं वो, मैं उनको कहता हूँ, नादान तो नहीं कहूँगा मैं, वो धूर्त लोग हैं। हम्म। और ऐसा है कि साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। तो जिस व्यक्ति ने, जिस संत ने देश की आज़ादी को जो है वो अपनी एक लुटिया लेकर के और चल करके कर दिया, ये सामान्य सी घटना नहीं है। और वो गांधी पर सवाल जो लोग उठाते हैं, मुझे लगता है कि उनकी बौद्धिक जो है वो मानसिक दिवालियापन से ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। तो देखिए, देश है, फ्री है, आप कहते रहिए कि साहब ये भी है, कोई तो भगवान राम पे भी कुछ लोग सवाल उठा देते हैं, कोई श्री कृष्ण पे भी उठा देते हैं, सब लगा, ये तो उठाते रहते हैं लोग। लेकिन मैं गांधी जैसा बड़ा आदमी, आप पढ़िए, और हमारी इस नई पीढ़ी को हमेशा गांधी को लोग भूल जाते हैं। गांधी ने अंग्रेज़ों से कैसे डील किया, अंग्रेज़ों को कैसे धूल चटवाई, और अंग्रेज़ वो थे उस वक्त जो जिनकी की राज में, उनके शासनकाल में सूरज कभी नहीं डूबता था। राइट। लेकिन उन्होंने एक सत्याग्रह करके, एक अहिंसक आंदोलन करके आज पूरी दुनिया जो है वो गांधी जी के उस आंदोलन और उस अहिंसक क्रांति को जो है वो अध्ययन करती है और उस रास्ते पे चलती है। और आज पूरी दुनिया में मतलब कम ही लीडरशिप ऐसी होगी जिसको पूरी दुनिया जो है वो सम्मान करती हो। कहीं भी जाएंगे आप दुनिया में, गांधी जी के बारे में आपको सम्मान मिलेगा। तो ये हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। राइट। सर, आप इस्लाम से हैं। इस्लाम की, मैं चाहूँगा आप इस्लाम के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इस्लाम है क्या और इस्लाम क्या सिखाता है? देखिए देखिए, इस्लाम में एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। जिस वक्त जो है वो छुआछूत का एक बहुत बड़ा दौर चल रहा था, जिसमें कि ऊंच नीच की एक बहुत दीवारें खड़ी हुआ करती थी। मैं उसको शार्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि वो तो, और तो बहुत मैं आलिम नहीं हूँ कोई। उस वक्त जो है जब इस्लाम आया तो उसने समानता की बात करी, समरसता की बात करी,
और उस समानता और समरसता का नतीजा है कि आज इस्लाम में कोई नीच ऊंच नीच वाली बात नहीं है। उसमें जो है वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसमें मुसलमानों में भी तमाम कम्युनिटी रहती हैं, दुनिया है, बहनें हैं, मेहतर होते हैं, सब होते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि आप मस्जिद में नहीं जाओगे, कोई नहीं कह सकता कि हम उनके साथ शादी नहीं कर सकते। सबको इसलिए कहना एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, न कोई ऊंचा रहा न कोई नीचा रहा। ये एक कंसेप्ट था और उस कंसेप्ट के साथ इस्लाम का की जो कल्पना थी मोहम्मद साहब ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शुरू की थी, वो सफल हुई। उसके बाद कुछ लोगों ने इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके कुछ जो आतंकवादी और शैतानी हरकतें की, उससे इस्लाम का बड़ा नुकसान हुआ। कुछ इस तरह के आतंकवादी ताकतों ने, अलगाववादी ताकतों ने, शैतानी ताकतों ने इस्लाम को अपनी शैतानी हरकतों का सुरक्षा कवच बनाया। कभी ओसामा बिन लादेन पैदा हो जाता है, तो कभी कोई और तोयबा पैदा हो जाता है, तो कभी कोई और पैदा हो जाता है। तो ये जो हुआ वो उसने इस्लाम को डेंट करने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा इस्लाम को नुकसान नहीं हुआ। ये इस्लाम को मानने वाले लोग भी इस बात को कहते हैं और दुनिया भी कहती है। बट ये चीज़ अगर देखी जाती है तो इस्लाम, ये सब इस्लाम के रिलेटेड ही फिर ये सब चीज़ें क्यों सर होती हैं कि अगर कोई टेररिस्ट पकड़ा जा रहा है तो वो इस्लाम से रिलेटेड है? ये सब जो विचारधारा है ये उधर ही क्यों बहती है? ऐसा मैं मानता नहीं। देखिए क्या है कि आजकल जो है वो मैंने कहा ना, बहुत कनेक्टिविटी बढ़ी हुई है। आप कितनी कनेक्टिविटी को निगेटिविटी में बनता बनाते हो या पॉजिटिविटी में करते हो, इस पे आप पे करता है। मैं मानता हूँ कि आज निगेटिविटी जो है वो ज़्यादा वायरल होती है, पॉजिटिविटी जो है वो वायरल नहीं होती। आप एक चीज़ जो है वो निगेटिव बोल दो, आग लगाने वाली बोल दो, तो वो तो वो घुस जाएगी सब तक। तो वो एक, मैं ये भी कह रहा हूँ, है इसमें कई ऐसे हैं समाज के, कई ऐसे हिस्सों में लोग हैं जिन्होंने कि इस्लाम को अपना शैतानी हरकतों का, आतंकी हरकतों का सुरक्षा कवच बनाया। लेकिन सभी ऐसे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। नहीं सर, सभी को तो ऐसा नहीं बोल सकते हाँ, कि सभी ऐसे हैं। हाँ, बट ये तो लोगों के क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने आपको हाँ, आपकी समझा सब बात सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। लोगों का क्वेश्चन नहीं है, क्या है कि ये मैंने कहा ना, कनेक्टिविटी, व्हाट्सएप फैक्ट्री चलती है, तमाम आजकल जो है वो पॉडकास्ट ये वो सब चलता रहता है। तो वो तो ठीक है, वो हमारा देश तो बहुत खुला हुआ देश है। एक आरोप लगता है सर बीजेपी के ऊपर कि दैट बीजेपी ने गोदी मीडिया को खरीद रखा है, हर जगह मोदी का ही सिर्फ गुणगान है, कहीं मोदी के लिए कोई क्रिटिसिज्म भरी न्यूज़ कभी नहीं आती। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, हाँ जी। मैं उस पे तो नहीं कहूँगा, खरीदने उड़ने का तो खैर ज़रूरत भी नहीं है किसी को। लेकिन जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं, राइट। मेन स्ट्रीम मीडिया का जो इस वक्त मैं गांव में जाता हूं तो, या और भी कहीं भी जाइए आप, तो एक चीज़ आपको देखेंगे, आप भी जाइएगा कभी, तो आपका जो पॉडकास्ट होगा या आप और जो ये यूट्यूबर्स वगैरह हैं, इनकी न्यूज़ आपको लोग दिखाना शुरू कर देते हैं। हाँ। इनकी नहीं कोई बताता, राइट। क्योंकि इन पे लोगों को लगता है ऐसा भी, ये विश्वास नहीं, वो ऐसा नहीं कोई किसी के सपोर्ट पे कर रहा है, लेकिन उन्होंने अपने को पार्टी जैसा व्यवहार करते हैं। ये ठीक वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि पहले कुछ और लोग करते हैं। तो ये वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा आपका जो है वो स्वतंत्र, आपका जो है वो जो आइडेंटिटी है वो डेंट नहीं होनी चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए उसको। मैं तो मैं कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, मैं खोलता हूँ तो मैं बंद करना पड़ता है मुझे। फिर मैं कहता हूँ यार ये तो बहुत टू मच है। फिर ज़रूरत क्या है कि कभी कभी कुछ एंकर तो ऐसे हैं कि उसमें जो है वो पार्टियों के प्रवक्ताओं को बैठना ही नहीं चाहिए। हाँ। वो तो खुद ही अपने आप काम में लग जाते हैं। बिल्कुल, वो डिबेट कराते रहते हैं। नहीं, डिबेट नहीं, खुद डिबेट के पार्ट हो जाते हैं ना। बिल्कुल, सपोर्ट एक पॉइंट को सपोर्ट और वो करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा होगा तो तब लोगों को जो है वो थोड़ा, और थोड़ा सा प्रचार भी, दुष्प्रचार भी उनके लिए हुआ है काफी, गोदी उदी जो आपने बताया। बिल्कुल सर, आप अपनी लाइफ से कोई लर्निंग देना चाहें हमारी ऑडियंस को, स्पेशली यूथ को, बिकॉज जो पॉडकास्ट को देखेंगे सर वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम यूथ है। आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें, उनकी लाइफ में वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं सक्सेस की तरफ,
क्या करें क्या ना करें? देखिए सक्सेस की पूरी दुनिया में और मेरे मुल्क में बहुत संभावनाएं हैं, हम्म, और सक्सेस जो है वो कोई शॉर्टकट नहीं हो सकती। आपको जो है वो चलते रहना होगा। और अ, एक चीज़ मुझे अब इस वक्त याद नहीं आ रहा है, वो बहुत अच्छा है कि आप ये सोचो कि आपके लिए कोई जो है वो रास्ता बना करके और रास्ता साफ करके रखेगा कि सही साहब आइए, आप जो है वो सफलता की ये सीढ़ी है, आप चढ़ जाइए। सीढ़ी पे खींचने वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे, आपको चढ़ाने वाले कम मिलेंगे। ऑफ कोर्स सर। इसलिए आप ये तय करके जाइए कि हो सकता है आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो, आप धम से गिरे, हम्म, लेकिन धड़म से गिरने का मतलब ये नहीं है कि आप हताश होकर खत्म हो जाते। इसलिए हर फील्ड में, किसी फील्ड में, मैं जिस फील्ड में भी आप हों, आप मीडिया में हो, आप पॉलिटिक्स में हो, आप बिजनेस में हो, आप जो है वो मेडिकल में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, हम्म, हर फील्ड में ये कोई सोचता ना कि पॉलिटिक्स में बड़ा कंपटीशन है, कोई सोचता है कि साहब मेडिकल में बहुत कॉम्पिटिशन, ऐसा नहीं है। हर फील्ड में कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर्स भी है, कंपटीशन भी है। और वो कॉम्पिटिटर आपको जो है वो हर पल जो है वो आप पर नज़र रखता है कि आपको कब जो है वो छू मंतर कर दे। राइट। तो आपको उसको छू मंतर, उसके छू मंतर को आपको जंतर मंतर पहुंचाना चाहिए, तब आप जीतेंगे। बिल्कुल आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ। आपने कभी अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज फेस करी हो जिसको आज आप बताना चाहें, अपने फेस करी, बट उस समय आपको ऐसा लगा होगा कि ये तो मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी मुसीबत है, बट आज आप उसको पीछे मुड़कर देखते हो तो आपको लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी बात थी? हाँ है बहुत। मैं देखिए क्या है कि आपने कहा, जैसा कहा कि बहुत कम एज थी, 17-18 साल से लेके, और उसके बाद फिर 20-22-25 साल तक तो बिल्कुल ही स्ट्रगल चल रहा था। पैसा 10 पैसे भी नहीं होते थे जेब में। हम लोग प्रयागराज में, इलाहाबाद में काफ़ी हाउस में बैठ जाते थे बिना पैसे के। काफ़ी पी लिया, घंटों बैठे हुए, कोई आए तो उससे कहें कि भैया कॉफ़ी का दे दो। कभी कभी तो दिन भर नहीं आता था तो वेटर को हाथ जोड़ना पड़ता था कि भैया कल करेंगे। कई वो उधार हो जाता था, जाना बंद करना पड़ता था। तो ये था, दिन दिन भर, 4-4 दिन, 5-5 दिन जो है वो आपको पूरे भरपेट खाना नहीं मिलता था। हम्म, मतलब कोई परिवार से, कोई हम वो नहीं थे कि परिवार में कोई भुखमरी थी, लेकिन आप इंडिपेंडेंट उसमें फील्ड में चल दिए। तो आप ये मत सोचो कि आपको जो है वो कोई हाथ पकड़ करके आपको जो है वो फीड करने वाला है। राइट। आपको खुद ही जो है वो अपना खाना भी है, कमाना भी है, और आगे भी बढ़ना है। तो वो संकट होते हैं, और बहुत से इतनी लंबी कहानियां हैं उसमें लेकिन ये मैं मानता हूँ कि कोई भी जिंदगी की जो है सफ़र केक वॉक नहीं है। बिल्कुल। इसलिए जो है वो, और हर आदमी के लिए रात भर का है तन्हा अंधेरा, किसके रोके रुकेगा सवेरा। तो आपके तो ये कोई भी अगर आपकी नाकामी है तो वो सिर्फ थोड़ी टाइम के लिए होती है, उसके बाद कामयाबी के रास्ते आपके खुले हुए हैं। क्या खूब, क्या खूब बातें आपने आज बताई हैं। बहुत ही सुंदर अंदाज में आपने पोएटिक वे में लोगों को एक शॉर्ट में इसका आंसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। एंड आप हमारे शो पे आए, इस शो की गरिमा आपने बढ़ाई और आपने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जो भी मैंने आपसे पूछा। थैंक यू फॉर दैट। एंड बहुत मैं अच्छा। चाहूँगा कि जाते जाते आप कोई भी अपनी जो आपने लिखा हो आज तक कुछ सुनाना चाहें अगर ऑडियंस के लिए, तो आप सुनाएं। अभी तो बहुत से सुना बहुत से सुना दिए, अब इस वक्त तो नहीं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो आती रहती। फिर आऊँगा आपके पॉडकास्ट में, फिर करेंगे। अभी तो बहुत लंबी बातें हो गई। बिल्कुल। धन्यवाद सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक एंड यू। मैं चाहूंगा आप ऐसे ही सेवा करते रहें और आप जैसे होनहार नेता और आए हमारे देश के अंदर। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू थैंक यू। सो मच थैंक यू। फॉर ज्वाइनिंग दिस थैंक यू। पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच। सो आज आप मिले मिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी जी से, जिन्होंने काफ़ी चीज़ों पे चर्चाएं करी। हमने बहुत सारी चर्चा करी, आपने काफ़ी कुछ सुना होगा, समझा होगा। काफ़ी प्रश्नों के उन्होंने उत्तर दिए, जो जनता के, आप लोगों के प्रश्न थे, जो आप लोगों ने मुझे बताए थे, मैंने वो सारे क्वेश्चन उनके सामने रखे। एंड उन सारे क्वेश्चनों के आपको आंसर इस पॉडकास्ट में मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपने इस पॉडकास्ट से क्या सीखा। जिसके साथ आपको लगता है इसको शेयर करना चाहिए उसके साथ शेयर कर दीजिए इस पॉडकास्ट को। और मैं मिलता हूं अगले पॉडकास्ट में। टिल द टाइम अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड खुश रहिए।